गुड आफ्टरनून सर। सर आप म्यूट हो। चलो फाइनली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। पहली बार तो अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि मैं म्यूट था इट सीम्स। तो ऑलरेडी गुड मॉर्निंग मैसेज आर कमिंग ऑन द वे प्रोबेबली। खुशी, जय, मनन डंगवाल, जय गोयल हैज आस्क्ड आल्सो कि क्या आज से रिवीजन होगा। कार्तिक सेज हाफ ईयरली कब से होगा। एकता शर्मा सेज गुड मॉर्निंग। आर्यन, अक्षित, ऑल गुड मॉर्निंग्स। चलो before I start the proceedings of the day, let me mention interesting thing, observation rather, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट 12th का तुम लोगों का खत्म ही हो गया, खत्म ही है, मतलब थोड़ा सा वो है। दिव्यम इज एज यूजुअल आस्किंग कि कब स्कूल खुलेगा। दिव्यम इज वेरी इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स आई नो। वन इज गेम्स पीरियड, आई मीन, एंड द अदर इज फेयरवेल, कि फेयरवेल होगा या नहीं होगा। So I have been constantly reminded in almost every class कि सर फेयरवेल होगा इस साल। तो इंटरेस्टिंगली फेयरवेल का तुम लोग जो जितना वेट करते हो उतना मैं भी वेट करता हूँ, कि मुझे फेयरवेल का प्रेजेंटेशन बनाने में बड़ा मजा आता है। और इस साल का फेयरवेल भी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी माइंड में टॉपिक आ चुका है। हर साल कुछ ना कुछ नया टॉपिक ढूंढता हूँ मैं फेयरवेल में प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो इस साल का भी टॉपिक मेरे दिमाग में आ चुका है, बस इम्प्लीमेंटेशन की देर है, प्रोवाइडेड फेयरवेल हैपेंस। सो देयरफॉर डोंट थिंक दैट ओनली यू आर वेटिंग फॉर अ फेयरवेल, इवन आई एम आल्सो वेटिंग फॉर अ फेयरवेल इवेंट, दो द फेयरवेल इवेंट एज सच। जस्ट अ सेकंड कि सिलेबस क्या होगा, तो मैं सिलेबस मोरलेस अनाउंस कर देता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली टॉपिक कुछ और चल रहा था, इज दैट हाँ, तो जो है फेयरवेल, इवन आई वेट, दो फेयरवेल एज ए इवेंट तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, सबके साथ इतना अच्छा रिलेशन बन जाता है, बट देन देयर इज ऑलवेज दैट मीटिंग एंड देयर इज ऑलवेज दैट डिपार्चर, एंड तो क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ्स एंड कस्टम्स, एंड so that's the bad part. But then otherwise as an event it's nice, we all get together and we all have our own memories of different kinds, है ना। so और इस साल तो ये भी स्पेशल हो गया बिकॉज इस बार तो थोड़ा अलग ही जिंदगी हो गया। ये तो पिछले 40-42 साल में किसी ने हमने सोचा भी नहीं है ना। आई एम 40 प्लस, तो लाइक किसी ने सोचा भी नहीं है। ठीक है ना, इनफैक्ट वाई 40 प्लस 45 प्लस। ठीक है ना, तो किसी ने सोचा ही नहीं है। एंड तुम लोग भी अभी देखो 18 साल होने वाले हो, और तुम लोगों ने भी नहीं सोचा हो कि ऐसे भी लाइफ कभी हो सकता है कि मास्क पहन के घूमो एंड ऑल। ठीक है ना। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, नंबर वन इज दैट जय गोयल सिंह कि ऐसे मत बोलो कि फेयरवेल नहीं होगा। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि फेयरवेल नहीं होगा, एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि फेयरवेल तो अब लग रहा है हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो स्कूल्स भी खुलने लगा है एंड ऑल, कुछ स्टेट्स ने तो ऑलरेडी खोल दिया एज पायलट, और हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा पेरेंट के कंसेंट इस बार कम मिल गया, अदरवाइज 11 तक तो स्टार्ट हो गया होता। सर हैंग हो गया आपका वीडियो और साउंड। हाँ सर वीडियो और साउंड हैंग हो गया था अभी आपका। ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली मेरे इसमें सब ठीक आता है, पता नहीं। अच्छा नहीं इनपुट शो करता है आपके में। नहीं, मैंने पता किया है कि मेरे लैपटॉप में जो आउटपुट आ रहा है ना, सॉरी, मेरे लैपटॉप में जो दिख रहा है वो आउटपुट नहीं, वो इनपुट है। क्योंकि ये मैंने इसलिए कंफर्म कर पाया क्योंकि कल के जो क्लास था, ये मैंने एक्चुअली कल इन्वेस्टिगेशन किया थोड़ा सा, कल के का जो क्लास 11 का क्लास था, तो बिल्कुल लैपटॉप में एकदम 100% स्मूथ, कहीं कोई अटकना नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर स्क्रीन वगैरह सब कुछ। फिर जब मैंने उसको अपलोड किया, पता ही होगा कि मैं तो रोज अपलोड कर देता हूँ, तो अपलोड करके जब मैंने एक बार देखा, कई बार तो देखते ही नहीं है, अपलोड हो गया है ना, इतना टाइम भी नहीं मिलता है, पर क्योंकि बार बार बच्चे कल कंप्लेंट कर रहे थे कि सब ब्लरी आ रहा है, ब्लरी आ रहा है, अब जबकि मेरे लैपटॉप में बिल्कुल क्लियर एकदम, ठीक है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने कल वीडियो चेक किया अपना जो अपलोड किया है मैंने, तो मैंने देखा कि कई जगह पे ब्लरिंग है, जबकि लैपटॉप में बिल्कुल क्लियर है एकदम। तो यानी लैपटॉप वाला जो है वो इनपुट है, इस इनपुट में से आउटपुट जा रहा है, और आउटपुट में तो ऑब्वियसली नेट कनेक्शन इन्वॉल्व हो गया फिर, है ना, वहां थोड़ा दिक्कत होना। चलो एनीवे, आई मीन क्या करें, जो है सो है। जय गोयल हैज नाउ स्टार्टेड काउंटिंग टुडे, कि आज थर्ड टाइम थर्ड टाइम आज हैंगिंग हो गया, मतलब। अच्छा, अनुज सर के क्लास में भी ब्लरी हो जाता है बहुत।
हाँ 11th वाले बच्चे भी यही कह रहे थे कि आज सुबह अनुज सर का क्लास हुआ, फिर मेरा हुआ, और अभी केमिस्ट्री का चल रहा है, तो बोल रहे कि सुबह भी बहुत ज्यादा ब्लरी था। एनीवे एक्चुअली ना घर से क्लास जो है ना क्लियर आता है, मैंने देखा है। वहां का नेट जो है ना मैंने अच्छे से हाई स्पीड ले रखा है, तो आप पता नहीं जो भी है क्या कर सकते हो। अच्छा, लेट मी स्टार्ट बाय क्विकली आंसरिंग क्वेश्चंस, अदरवाइज ना प्रोग्रेस होगा ही नहीं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ना जो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको थोड़ा सा एंड कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला बता के भी एंड कर सकता हूं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा कांसेप्ट समझ में आ जाए तो दैट्स बेटर है, ठीक है ना। देखो, आई वाज टॉकिंग अबाउट रिजॉल्विंग पावर लास्ट क्लास। तो रिजॉल्विंग पावर का मैंने आइडिया क्या दिया था कि अगर मान लो काफी दूर अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, या एक काम करो, मैंने एक इमेज शेयर करता हूं, मैंने एक इमेज ले रखा था, एक इमेज आई हैव जस्ट शेयर्ड एन इमेज। ठीक है। अच्छा, वीडियो बहुत फ्रीज हो रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं सर, इस टाइम क्लियर था। वो है ना, थिंग वाज दैट कि आई हैव जस्ट शेयर्ड द इमेज। देख लो कि अगर आसपास व्हीकल है तो इन दैट केस दो जो लाइट्स होते हैं वो हमें दो दिखेंगे, दैट्स बिकॉज़ इट इज सबटेंडेड डिसेंटली लार्ज एंगल, और थोड़ा दूर हो जाता है तो देखो छोटा एंगल हो जाता है, और इससे भी काफी ज्यादा दूर हो जाए तो इन दैट केस एंगल इतना कम हो जाता है कि हमारे आईज को दिखता नहीं, हमारे आईज को लगता है जैसे एक हो गया। एक मतलब दूर से लगता है जैसे कोई बाइक आ रहा है। जब वही व्हीकल थोड़ा पास में आते हैं इन दैट केस फिर से वो दो दिखने में लगता है। फिर से क्या मतलब, फिर पहली बार रादर, फिर से नहीं, पहली बार वो दो दिखने लगता है, यानी रिजॉल्व हो गया। दिस व्हाट वी से अबाउट, दैट इज द आइडिया बिहाइंड रिजॉल्विंग पावर, द एबिलिटी टू सी टू ऑब्जेक्ट्स एज टू ऑब्जेक्ट्स। दूसरा प्रॉब्लम है तो थोड़ा मार रही थी। So the ability to see two objects as two objects, so that is the idea, ठीक है। अच्छा, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल है, लेट्स सी दैट फर्स्ट, ठीक है। तो let's take a telescope, let's look at a telescope, fine। और अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं, देखता हूं इसका क्या आंसर देते हो, एंड दैट इज, हमने जब माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो हमने दो माइक्रोस्कोप पढ़ा था। एक सिंपल माइक्रोस्कोप, वैसे टॉपिक से नहीं है, टॉपिक हमारा रिजॉल्विंग पावर है, बट चलो ठीक है, जस्ट अ डिस्कशन है। रिजॉल्विंग पावर, RP, RP is defined as 1 upon angle of resolution। अभी एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या है ना, इट इज द एंगल, है ना, स्मॉलेस्ट एंगल वेयर वी कैन सी इट, तो लाइक दैट इज द एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। 1 अपॉन करो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। अच्छा, टेलीस्कोप का देखो क्वेश्चन मेरा क्या पूछना था इज दैट, हाँ एक, हाँ तो आई थिंक वी वर डिस्कसिंग ऑन टेलीस्कोप। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इज दैट कि देखो, माइक्रोस्कोप के टाइम हमने दो माइक्रोस्कोप पढ़ा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है या नहीं। तो टेलीस्कोप में दो क्यों नहीं है, सिंपल टेलीस्कोप और कंपाउंड टेलीस्कोप, ऐसे क्यों नहीं है, क्या रीजन हो सकता है। जय हैज अ सजेशन एंड दैट इज, आप स्क्रीन शेयर करके क्यों नहीं लेते हो, विक्रम सर लेते हैं और उसमें हिकअप्स कम आते हैं। या आई अंडरस्टैंड, बट देन स्क्रीन शेयर मतलब ये कि वो उस पे लिखना ना, टैब पे, फिर वो थोड़ा सा उसका एक दूसरा चीज है। अब फिर से लैग हो गया। Anyway, I would ask a question that is, सिंपल टेलीस्कोप क्यों नहीं होता जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप है, और फिर टेलीस्कोप में भी दो होना चाहिए था ना, जैसे माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
ऐसे टेलीस्कोप में सिंपल टेलीस्कोप क्यों नहीं होते, सिर्फ कंपाउंड टेलीस्कोप ही होता है, यानी दो लेंस वाला, ऐसे क्यों होता है ना? द रीजन इज दैट what do we want? We want a magnified picture and we also want a virtual image. हम तो टेलीस्कोप में वर्चुअल इमेज चाहते हैं, तो वर्चुअल इमेज समझो ना, तो देखो वर्चुअल इमेज कब बनता है लेंस का? ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, यानी u, जब mod u लेस देन f होता है, देन ओनली द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, है ना? अब टेलीस्कोप में हम लोग क्या देखने वाले हैं? We are going to see objects which are at very large distances, sometimes in light years. चलो अगर तुम लाइट ईयर वाला स्टार वाला कंसेप्ट छोड़ भी दो, अगर तुमको अपने अर्थ के आसपास के अगर ऑब्जेक्ट्स देखना होगा तो भी तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है. दैट मींस टू सी मैग्निफाइड वर्चुअल इमेजेस, you have to ensure that the object very far away must be between the center of the lens and the focus of the lens. बस समझ रहे ना? सेंटर ऑफ द लेंस एंड फोकस ऑफ द लेंस. लेकिन एक चीज बताओ, हमारा ऑब्जेक्ट मान लो है 2 किलोमीटर दूर, और तुमको अगर मैग्निफाइड वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखना है, सॉरी वर्चुअल इमेज देखना है, तो इन दैट केस वो 2 किलोमीटर का फोकल लेंथ होना पड़ेगा फिर. और अगर स्टार वार देखना चाहते हो, मून, स्टार, है ना, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज, तब तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होता है ऑब्जेक्ट. यानी तुम्हारे फोकल लेंथ फिर क्या होना चाहिए? लाखों करोड़ों किलोमीटर से भी दूर होना चाहिए, है या नहीं? Which is not possible. And that's why you don't see a simple telescope as such. माइक्रोस्कोप है सिंपल, लेकिन टेलीस्कोप जो है नहीं मिलता है. माइक्रोस्कोप में फायदा क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट्स होता है that is very close to the objective lens, so therefore we can easily have a system where the object is somewhere within the focus and we are able to see a virtual image, जो कि टेलीस्कोप के केस में पॉसिबल नहीं. तो as objects are very far, so this is not possible. As objects are very far. ठीक है ना? Objects are very far. चलो तो जो मैं रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहा था, देखो उसका आइडिया समझो. हम लोग जानते हैं रे ऑप्टिक्स के हिसाब से, हम जानते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहीं यहाँ पे बनना चाहिए. ठीक है, वी नो दैट. और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, वी नो दैट. हम अगर स्क्रीन रख देंगे, अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख देंगे, तो दिस इज व्हाट वी शुड सी अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स. लेकिन वेव ऑप्टिक्स हमें ये चीज से मना करता है. वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा. इसका अगर तुम इमेज देखोगे तो देखना डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, एक पैटर्न नजर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे ये चीज नजर नहीं आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा. कैसे नजर आएगा? ऐसे नजर आएगा. इसका भी ऐसे नजर आएगा, ऐसे. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. पता क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अब देखो इसका भी एक पैटर्न होगा, इसका एक पैटर्न. यानी जब मैं स्क्रीन को देखूंगा, यहां से जब मैं स्क्रीन को देखूंगा, दिस इज द स्क्रीन है, जब मैं स्क्रीन को देखूंगा, I will actually see what? Two distinct sharp patches. So I will see two patches. एक ये वाला और एक ये वाला. ये यहाँ पे और यहाँ पे. That is because of the diffraction grating या diffraction pattern. ठीक है. अब रिजॉल्विंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ना? देखो, now there are three situations. Situation number one is where the pattern of one of them is very far from the pattern of the other one. ठीक है? So when the two patterns are very far away, so we say that
the images are resolved completely. We say that the images are resolved completely. क्यों? हमें अब दो डिस्टिंक्ट दिखेंगे, दो पैचेस दिखेंगे, इट्स फाइन हमें, बट दो डिस्टिंक्ट दिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इफ दे आर वेरी लिटिल क्लोजर, तो अगर क्लोजर होगा तो एक सिचुएशन क्या है कि ये सपोज इसका पीक हो गया और मान लो ये इसका पीक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं। अब जो सिचुएशन है इसमें पता क्या हो गया, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे आ गया, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे आ गया, ठीक है। अभी पहले वाले सिचुएशन में क्या था ना, पहले वाले सिचुएशन में क्या था कि दोनों का मैक्सिमा जो है काफी दूर थी, दूर मतलब मोर देन द फर्स्ट मिनिमा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के जो फर्स्ट मिनिमा डिस्टेंस है उससे दूर अगर इसका पीक होता है तो हम बोलते हैं इट हैज बीन रिजॉल्व्ड प्रॉपर्ली। और अगर इक्वल हो जाए, यानी ये जो होता है लैम्डा d by d या a या जो भी है, so if the separate peaks, so if the images have images are such that their diffraction peaks are at the first minima of each other, इसका फर्स्ट मिनिमा पे होगा at the first minima of the other। तो हम लोग क्या बोलते हैं that the images are just resolved, यानी just resolved। We say that the images are just resolved, not completely resolved। इसको हम लोग just resolved बोलते हैं। completely resolved क्या होगा ना, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी जो मिनिमा का डिस्टेंस है एक के पीक से जो मिनिमा का डिस्टेंस है उससे अगर ज्यादा डिस्टेंस पे दोनों के पीक्स है तो वी विल से दैट द इमेजेस हैव बीन कंप्लीटली रिजॉल्व्ड। ये हो गया जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व। और अगर इससे भी करीब हो जाए तो यानी अगर मान लो इसका पीक मान लो यहीं पे कहीं आ जाए, ये देखो ये डिस्टेंस है, अब देखो मिनिमा का डिस्टेंस इतना है लेकिन दोनों के पीक का डिस्टेंस इतना है ना, और मिनिमा का डिस्टेंस देखो इतना है, यानी अब क्या हो गया, if the images are such that their different peaks are at the first minimum, no, are at distance less than the first minima of the other, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, that the images have been unresolved। ठीक है, we say that the images are unresolved। ये इसका आइडिया है। तो हम लोग बोलेंगे फिर इमेजेस रिजॉल्व नहीं है क्योंकि इनके पीक्स करीब आ गए। अब पता क्या होगा, जब तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा जैसे ये ऑलमोस्ट मर्ज कर गए, तो यानी तुमको एक सिंगल आइटम दिखेगा। दैट्स द पॉइंट। यानी बेसिकली क्या हो गया, जब तुम इसको स्टडी करोगे तो पता क्या होगा, जब तुम स्टडी करोगे तो मान लो दूर दो ऑब्जेक्ट्स है, दो स्टार्स है, अब तुम स्क्रीन में देख रहे हो लेट्स से, या इवन खुले आंखों से देख रहे हो, दो स्टार्स है और उसको टेलीस्कोप से देख रहे हो, तो मान लो दोनों के पैचेस ऐसे नजर आ रहे हैं, यूं है ना, ऐसे इस तरीके से, जैसे बस दो ही दिखा रहा हूं, दो ही बहुत, और एक का मान लो ये हो गया, दो बहुत, तो हम बोलेंगे क्या, that they have been resolved, है ना, ये हो गया fully resolved images। पार्टली क्या हो जाएगा ना, इसका ये आ गया इसके पीक पे और दूसरे का पीक यहां पे आ गया,
ऐसे कुछ, तो विल से जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, और अब हो गया अनरिजॉल्व, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ये हो गया अनरिजॉल्व। दिस इज द आइडिया बिहाइंड रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। दिस इज द आइडिया बिहाइंड रिजॉल्विंग पावर। अब टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है ना, एज आई सेड, टेलीस्कोप में क्या होता है, देखो अगर मान लो ये लेंस है ना, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न याद करके देखो, सर्कुलर होल का क्या था 1.22 लैम्डा डी बाई डी, और अगर एंगल देखते हो तो क्या होता है, वो डी खत्म हो जाता है और आता है 1.22 लैम्डा बाई ए, समझ रहे ना। So therefore we will say that the minimum angle of resolution is, जो थीटा होता है वो हो जाएगा 1.22 lambda by a, that is your delta theta, ठीक है। तो मान लो दो स्टार्स दिख रहा है मुझे, ये डेल्टा थीटा एंगल हो गया, एक यहाँ पे है और एक मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो वो जो दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं that is equal to what ना 1.22 lambda by a, तो हम लोग इसको बोलेंगे एज डेल्टा थीटा, ठीक है ना। देखो तो इन दैट केस इसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, है ना, ना 1 upon this, यानी रिजॉल्विंग पावर is equal to 1 upon delta theta, and that is equal to a by, where a is the aperture width, तो इस हम लोग a को हम लोग कहते हैं aperture width। तो ये हो गया आइडिया ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। देख लो अच्छे से। Akshit has written lag number n। lag number n, अब क्या करें, can't help it। अच्छा वो काफी पुराना मैसेज है। मे भी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो अब देखो इनके डेरिवेशन वगैरह तो है नहीं, तो मे बी यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला में, ठीक है। अच्छा सिमिलरली ये हो गया टेलीस्कोप के लिए, दिस इज फॉर अ टेलीस्कोप, लिख लो अच्छे से। सिमिलरली फॉर अ माइक्रोस्कोप, ये क्या कैलकुलेशन माइक्रोस्कोप में किया जाता है, तो हो जाता है 2 म्यू और माइक्रोस्कोप, जस्ट नो दिस टू फॉर्मूले में, माइक्रोस्कोप में हो जाता है रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 म्यू sin थीटा बाय लैम्डा। सो यू माइट से कि ये थीटा वगैरह क्या है नॉन, है ना। तो दिस थीटा इज, जैसे मान लो अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दिस एंगल इज थीटा, द एंगल सबटेंडेड, दिस द एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द अपर्चर बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। तो थीटा is the angle subtended at the aperture
by the object, and mu is obviously the refractive index. ठीक है, mu is the refractive index of the medium of lens. That's the approximate calculation. इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल वैल्यूज, जैसे यू माइट आस्क ये 1.22 कहां से आ रहा है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये इसका डेरिवेशन नहीं होता. 1.22 इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ठीक है ना? चलो, आई थिंक फार्मूला इज गुड इनफ, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आता है ना तो दे विल, और पहली बात तो एडवांस में तो है ही नहीं, मेंस में भी पिछले 5-6 साल में देखो तो मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन आया है, और वो भी जस्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. सो जस्ट रिमेंबर द 2 फार्मूले. आइडिया ऑफ रेजोल्यूशन इज दैट ओनली कि बस हमें अलग दिखना चाहिए. तो अब अलग कितना, उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना. तो डेफिनेशन क्या दिया गया है? जस्ट अलग देखना चाहते हो तो फिर एक इमेज का जो मिनिमा है कम से कम उतने दूरी पे दूसरे इमेज का पीक होना चाहिए. तो देन विल से जस्ट रिजॉल्व. सो द आइडिया इज दैट ओनली. जो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखा है इसमें पीछे से, वो इसी पे बेस्ड. ठीक है ना? तो मे बी जस्ट नो द फार्मूला, दैट वुड बी गुड इनफ फॉर अस. ठीक है? विद दैट वी कम टू एन एंड टू द डिस्कशन ऑन. अच्छा, इसका मतलब ये होगा इसका एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा फिर? सो देयरफॉर एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, इसको हम डेल्टा थीटा कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 म्यू साइन. ये इसका कैलकुलेशन. ठीक है ना? जस्ट नो दिस मच. चलो, आई थिंक विद दैट वी कम टू एन एंड टू द डिस्कशन ऑन दिस. एक बार नोट करना है, नोट कर लो. अच्छा, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 11 का रिवीजन. आज स्टार्ट करते हैं. तो पहले रोटेशन के ऊपर स्टार्ट करते हैं. रोटेशन के ऊपर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो पता ही है, स्टैंडर्ड चीजें तो मालूम ही है. ऑल दोस शेप्स एंड ऑल यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर वगैरह, इसका तो लिस्ट पूरा याद रखना पड़ता है ना? तो लेट मी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, और उसी बहाने आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा. एंड दैट इज, सपोज मैं कहता हूं कि ये एक रॉड है, ये चलो छोड़ो, ये एक हॉलो स्फीयर है ना? दिस इज अ हॉलो स्फीयर. ठीक है ना? और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी, ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है सपोज 2/3 mr², इस एक्सिस के अबाउट. और हम एक एक्सिस लेते हैं जो कि रेडियली आउटवर्ड्स कर दी. तो अनदर एक्सिस I dash is at a distance of r/5. ठीक है? रेडियली away from, so like I dash is radially away from I. ये given है. तो ये I है और ये हो गया सपोज I dash. ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है r/5 और वो रेडियली अवे है. तो तुमको बताना है, ठीक है ना? a dash एक्सिस a और ये a dash, एक्सिस a dash is radially away from axis a. ठीक है? तो I about a तो दे रखा है, I about a दे रखा है, 2/3 mr². तुमको निकालना है फाइंड I about a dash. जल्दी करो, गो अहेड. ऑब्वियसली इसका वही सब सेम चीजें, मास m और रेडियस r वगैरह, उसको तो अपने आप ले लेना. द रेडियस एंड द मास ऑफ द स्फीयर इज गिवन m and r. You have to find out I a dash. That's the question. Dhruv Pathak has almost immediately given an answer of 11/25 mr². एक आंसर आ गया, mr² तो आना ही है.
by 25 mr square is the answer given by Dhruv Pathak. बस सिर्फ ध्रुव पाठक ने आंसर दिया है बस. Nobody else. अच्छा वो तुमने बोल दिया कि गलत है. ओके व्हाट ध्रुव इज सेइंग इसमें गलती हुआ है. चलो ही इज डूइंग अगेन. चलो कोई नहीं, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम. Manan has given the answer of 53 by 75. 53 by 75 mr square. Okay. Only two answers. ध्रुव आंसर देके विथड्रॉ किया है, नया आंसर देंगे शायद. और मनन ने आंसर दिया 53 by 75. This is a solid sphere. इस एक्सिस का अबाउट मोमेंटम आंसर दिया हुआ है 2 by 3 mr square. ये a एक्सिस है और a से रेडियली आउटवर्ड्स शिफ्ट किया गया r by 5. ये a dash है. You have to find out I about a dash. Aryan has given a little bit more complicated answer, and that is 26 plus 2 root 3 by 25 r square. अच्छा, मनन डंगवार has also withdrawn the answer. ऐसे होता है. इनिशियल झटके में यही लगता है, फिर बाद में रियलाइज होता है कि मिस्टेक हुआ. ओके, देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम a to a dash as per parallel. ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में रिस्ट्रिक्शन है. I parallel is equal to ICM plus mx square. अगर ये x से शिफ्ट किया तो इस बार x की जगह हम r by 5 नहीं ले पाएंगे. ओके, ध्रुव पाठक इज गिवन कि नहीं 53 by 75 वाला ही आ रहा है, बट देन उसको उस आंसर को मनन डगवाल ने विथड्रॉ कर दिया. इनफैक्ट आर्यन हैज गिवन अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड आंसर बट सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक. चलो भाई देखता हूं. तो पहली बात तो देखो, हमें निकालना पड़ेगा कि देखो ये जो सेंट्रल मास वाला हॉलो स्फीयर का तो 2/5 होता है. सॉरी क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर का तो 2/5 होता है. ये होता है सेंट्रल मास वाला. ये हो गया ICM. तो देखो सबसे पहली बात तो I about A is equal to ICM plus mx square is equal to ICM मतलब हो गया 2 by 5 mr square plus mx square, और वो दे रखा है I about A दे रखा है 2 by 3, so that is equal to 2 by 3 mr square. तो पहले x निकालना पड़ेगा. तो x कितना हो जाएगा 2 by 3 minus 2, तो mm तो चलो कैंसिल हो गया. x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, है ना, r से तो मल्टीप्लाई कर लो, अंडर रूट ऑफ 2 by 3 minus 2 by 5. ये चीज तो कितना आएगा ना, 2 into 1 by 3 वो कर सकते थे. 3 5 5 to the 10 minus 3 to the 6, so 10 minus 6 and 4 by 15. So from the 2 by under root of 15, यानी 2 by under root of 15 r, that is your x. ये x आया. अब जाके सत्यम, अक्षित एंड ऑल गिवन डिफरेंट आंसर्स. आई मीन आई थिंक ये वाले शायद आंसर सही है, मुझे लग रहा है. तो देयरफॉर I a dash क्या हो जाएगा, I a dash हो जाएगा इज इक्वल टू I a dash हो गया इक्वल टू 2 by 5 mr square प्लस ये r by 5 प्लस 2 under root of 15 r, यानी r into 1 by 5 plus 2 by root 15 का होल स्क्वायर. ये ठीक है ना. बस अब तो क्या क्वेश्चन वो ही रह गया, बस कैलकुलेशन रह गया, है ना. तो मे बी आई कैन जस्ट पुट इट mr square कॉमन लेके 2 by 5 प्लस इसका होगा 1 by 25 प्लस 4 by 15 प्लस 2 into 2 4 by 5 root 15, 4 by 5 root 15 दिया है. इस इक्वल टू अगर मैं मान लो एलसीएम ले लेता हूं, कितना एलसीएम लेना चाहिए 75.
हाँ 75 एलसीएम लेना चाहिए। तो mr स्क्वायर by 75 अगर मैं लेता हूँ तो 5 15s are to the 30 plus 3 33 plus 20 तो 53 plus 75 का मतलब है 5 से 15 एक 15 चला गया तो रूट 15 ऊपर प्लस 4 रूट 15 ये आ रहा है mr स्क्वायर by 75 into 53 plus 4 root 15 3 से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, एटलीस्ट मेरा तो नहीं आया, बाकी देख लेते 15 to the 30 plus 3 33 mistake question 5 to the 20 नहीं ठीक है 53 plus 4 root 15 ये आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है ना, एक बार चेक करो। ये आंसर तो किसी का नहीं आ रहा है, ये आ रहा है किसका? एक तो इतने सारे रूट आता है ना कि आंसर मिलाना भी मुश्किल है, बट एनीवे आई मीन यू विल नो बेटर कि तुम्हारा आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा है, मे बी जस्ट चेक इट वंस, ठीक है ना। सी द मेन स्टेप इज दिस ऑब्वियस, ये वाला यहाँ जिसके बाद ये आई डैश आएगा, तो यानी यही असली स्टेप है कि जो इनिशियल वाला पार्ट है उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा और उसके बाद r/5 ऐड करके तब जाके जो है आएगा, ठीक है ना। फाइन, तो शिवम सेज कि हाँ यही आंसर आ रहा है, बट शिवम तुमने आंसर दिया नहीं है शायद, या दिया है? नहीं दिया, अच्छा, यू हैव जस्ट सॉल्व्ड एंड केप्ट टू योरसेल्फ। चलो जो भी है एक बार देख लेना, ठीक है ना। दैट यू सी नाउ। नाउ लेट मी आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज सपोज मेरे पास एक रॉड है, और वो देखा है जो हम लोग कई बार मेले वेले में जाते हैं तो कई बार देखा है एक वो स्टिक टाइप का होता है और उसमें फुर्र करके घूमता रहता है, एक व्हील देखा है ना, है ना, वो बच्चे लेते हैं देखना ऐसे करके और उसमें थोड़ा कलर्ड स्पोक्स लगा देते हैं कागज के, है ना, एंड देन दैट व्हील रोटेट्स फ्रैंटिकली व्हेन देयर इज विंड, देखा है ना। सपोज मेरे पास भी ऐसे ही कुछ है, मेरे पास भी सपोज ऐसे कुछ है, क्या है, एक रॉड है, एक और देखना टॉय यूज होता था बचपन में, पता नहीं तुम लोगों ने खेला या नहीं खेला, हम लोग जब छोटे थे गांव में कभी जाते थे तो वो ये बड़ा खेलते थे हम लोग, एंड दैट इज देयर वुड बी अ रॉड एंड एट द एंड ऑफ द रॉड देयर वुड बी डिस्क, तो उसका साइड व्यू कुछ ऐसे होता था और ऐसे होता था और यहाँ पे एक डिस्क लगा ये होता, इट्स अ स्मॉल थिंग। और फिर हम लोग क्या करते थे ना, इसको ऐसे करके फिर हम लोग जमीन पे टच करते थे और फिर ऐसे करते 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 लेके जाते थे, तो वो घूमता था डिस्क एंड ऑल, उसमें कलर वलर डाल देते थे तो दैट डिस्क वुड रोटेट, लॉट ऑफ कलरफुल थिंग्स एंड ऑल, छोटे बचपन की बात है। सपोज मेरे पास एग्जैक्टली यही चीज है, क्या चीज है ना, ये है और एक डिस्क, और मैंने यहां पे एक्सिस लिया, ये एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट ये फ्री टू मूव डिस्क है, ये फ्री टू रोटेट डिस्क, ठीक है। ये जो रॉड है इसका वो है 3m एंड 4l, 3m एंड 4l, और ये जो है ये है सपोज m एंड l, इसका डिस्क। तो फाइंड I about O, find moment of inertia about O। याद रखना ये इस एक्सिस का वर्ड फ्री टू रोटेट, ओके, ऑलरेडी एक आंसर आ चुका है, एंड दैट इज 32 ml स्क्वायर। Okay, Satyam has also given the answer as 32 ml square. Okay. Dhruv has given the answer as 65 by 2. Okay, what I do is that I'm giving an answer. I'm giving an answer. Tell whether it's right or wrong. ठीक है ना? And that answer is कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं रॉड का देखता हूं तो ml square by 3 होता है,
यानी m l स्क्वायर बाय 3 I about 2। ये तो हो गया रॉड का। अब डिस्क का क्या होगा ना, डिस्क का मैं कहता हूं कि भाई सेंटर मास और शिफ्टिंग, यानी m l स्क्वायर बाय 2 प्लस शिफ्टिंग हो गया m into 4l का होल स्क्वायर। So that is equal to 16 plus 16 32 and a half, यानी 63 by 2 ml square। इसमें राइट और रॉन्ग बताना है, एंड इफ रॉन्ग व्हाट एंड व्हाई इज द मिस्टेक। तो मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन दिया है, मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन दिया है, तो तुमको बताना है कि इस सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक है। Okay, two answers have come up. One is from Akshit, and that is अगर ये fixed होता तो ठीक है, and other is from Satyam, यहाँ पे डिस्क है और ml square by 2 नहीं होगा, as वो घूमेगा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर ये डिस्क फ्री टू रोटेट नहीं होता, तो दैट केस क्या होता ना, जब एक रॉड एक बार एक रोटेशन करेंगे ना, या एक रिवोल्यूशन करेंगे, जैसे भी कह लो, तो डिस्क भी एक रोटेशन या रिवोल्यूशन करता है। लेकिन अभी पता क्या होगा, अगर मैं रॉड को ऐसे घुमाता रहूंगा ना, ऐसे करके, तो देखना डिस्क के अपने रोटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्री टू रोटेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्री टू रोटेट कांसेप्ट वुड बी इलुसिडेटेड। इसमें राइट और रॉन्ग क्या है ना, रॉन्ग है, सो रॉन्ग इज द राइट आंसर दिस टाइम। ठीक है, राइट इज द रॉन्ग आंसर दिस टाइम। तो अगर मैं पूछूंगा वेदर दिस क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, रॉन्ग वाला राइट है, राइट वाला रॉन्ग। आई होप आई हैव कंफ्यूज्ड यू अ लिटिल बिट, so that was my purpose। अच्छा, इसमें रॉन्ग क्या है, व्हाट इज द मिस्टेक, मिस्टेक इज दिस टर्म, ये टर्म नहीं आएगा। पर क्यों नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये नहीं आएगा, ये देखना ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब मैं इसको ऐसे ले रहा हूं और मान लो ये डिस्क के दो पॉइंट्स ले लो, ए और बी, देखना रॉड जब यहां चला जाएगा ना, तो डिस्क ऐसे होगा ना, देखना अभी भी डिस्क का ए और बी पॉइंट एक पे होगा। रॉड जब यहां चला जाएगा ना, तो देखना अभी भी ए और बी यहीं पे रहेगा। रॉड जब बीच में कोई पोजीशन पे है, तो भी देखना ए और बी पोजीशन यहां पे है। रॉड जब यहां पे बीच में कोई एक पोजीशन पे है, मान लो ऐसे करके, ठीक है ना, अभी भी देखना ये ए और बी यहीं पे है। So effectively what is going to happen is that this disk will only do linear motion। यानी इस केस में ये जो डिस्क है ना, ये फ्री टू रोटेट है ना, इसमें से क्या होगा, this disk will only do linear motion। ठीक है, it will only do linear motion, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो खुद का रोटेशनल मोशन होता है आईसीएम वाला, वो टर्म नहीं होगा। लीनियर मोशन तो इसलिए होगा क्योंकि उसका एक्सिस कहीं और है, तो एक्सिस से डिस्क थोड़ा दूर है, तो डिस्क को अब मैं पॉइंट मास लेके चल सकता हूं, और पॉइंट मास का वेलोसिटी क्या होगा ना, ओमेगा इनटू आर, आर बोलते हैं इस केस में 4l है, और इसलिए सिर्फ वही वाला कंट्रीब्यूट करेगा, और वो जो रोटेशन वाला जो हाफ mr स्क्वायर बाय 2 वाला टर्म था, वो इस बार नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो लाइक आज तो जस्ट स्टार्टिंग ही हो पाया, आज तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हम, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट वी हैव जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन रोटेशन चैप्टर। तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आई थिंक शायद कल क्लास लगेगा, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, खास करके जो जिसमें स्कूप्ड आउट होता है, जिसमें हम लोग स्कूप आउट कर लेते हैं, तो उस टाइप के एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज ऑन टॉर्क, है ना, टॉपलिंग, दिस दैट, Tau, alpha and other kind of stuff, ठीक है। So that's what would be the agenda in the next session। सर प्रैक्टिकल्स की लिस्ट भेज दो ग्रुप पे। अभी प्रैक्टिकल का लिस्ट है नहीं, और कुछ डिडक्शन भी तो हो सकता है ना,
तो अभी फाइनल करने में ये रिस्क हो जाता है कि मान लो हमने 10 दे दिया या 15 दे दिया, अब पता चलो उसमें 4 निकल गए, अब वो लिखना बेकार हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, पेज निकाल देंगे ना फिर, हाँ, पेज निकाल देंगे बीच में से फिर जो अगर एक्स्ट्रा होंगे। पता नहीं ना कौन से 4 निकलेगा, बीच के कुछ 4 निकल गया तो फिर पेज निकालना हमेशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना। पेज निकालना इज नॉट वेरी इजी टास्क, क्योंकि कई बार एक एक्सपेरिमेंट के बैक साइड में दूसरे एक्सपेरिमेंट का इमेज होगा। सर फिर जैसे हैं भेज देना, फिर आप जैसे कंफर्म हो जाए। आई अंडरस्टैंड योर हरीडनेस, बट क्या करें थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी कंफर्म करने में दिक्कत हो रहा है। और वैसे भी मैं एक सजेशन दूं तो मतलब जहां तक मुझे नॉलेज है कि आई थिंक सेक्टर 17 में कोई लिखने वाला भी है, वो आई सर थिंक तभी तभी मांगनू सर लिस्ट देनी थी एक्चुअली, है। देनी थी लिखने के लिए, तभी पूछ रहा था लिस्ट में। अच्छा हाँ, तो मैंने सुना है 200-300 में पूरा लिख देते हैं। अब अननेसेसरी अपना जो है, लेकिन मैथ्स का तो कंफर्म आ चुका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही नहीं है लिस्ट, प्रैक्टिकल्स की लिस्ट। नहीं इवन केमिस्ट्री में भी अगर लिस्ट दे चुके हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेके दिए है कि अगर मान लो उन्हीं में से अगर एक दो कट जाए तो क्या पता इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, ठीक है ना। अक्षय दास की कहाँ पे लिखते हैं, देखो मेरे पास कोई फोन नंबर वगैरह है नहीं, बट आई थिंक तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो तो आई थिंक मिल जाएंगे। लिखने वाले कई सारे सुना है मैंने, है उधर ही कहीं 17-16 में शायद कहीं है मार्केट में। तो अगर कोई लिखवाना चाहते हो तो इन दैट केस लिखवा लो और जस्ट एक्सपेरिमेंट का लिस्ट दे देना। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मत करो, अभी मतलब टिल द टाइम आई कंफर्म द लिस्ट अभी, तो अभी मत लिखवाओ, ठीक है ना। जब लिस्ट कंफर्म हो जाएगा तो लिस्ट दे देना कि ये वाले लिख दो, सो दे डू इट वेरी फास्ट है, विद इन 1 और 2 डेज देखना वो लिख के तुमको दे भी दे, डायग्राम वायग्राम सब बना देंगे ठीक है ना। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, मोमेंटम इनर्शिया फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू टॉर्क एंड अदर स्टफ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा। थैंक यू सर। और यहाँ पे कुछ कुछ सजेशंस आया फ्रॉम रोहन वीर, मैं समझ गया बेटे रोहन वीर तुम्हारा सजेशन, मैं देखता हूँ कुछ और अल्टरनेटिव निकल आता है तो, ठीक है। चलो ओके आज के लिए इतना ही, ठीक है।